हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपको डांस ऑफ द यूनक्स की लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी। आप सभी अपना रजिस्टर और पेन निकाल कर साथ रखें और साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की पिछली वॉल्यूम में बताया था कि अभी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगी, नोट्स आपको मैं बाद में प्रोवाइड करवाऊँगी। तब तक के लिए आप अपने हाथ से ही हैंड रिटन नोट्स बनाइए। हो सकता है कि सिलेबस पूरा होने से पहले ही वैकेंसी आ जाए। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें मैं आपको आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो सब बताती जाऊँगी। ये मेरे सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर ही बनाए जा रहे हैं। तो आप हर डिटेल को बारीकी से समझें और जो ज़रूरी पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं उन सभी को आप जॉट डाउन कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। पोएम का इंट्रोडक्शन हम पहले कर चुके हैं। इस पोएम की थीम से आप भली भांति परिचित हैं, तो उस थीम को ध्यान में रखकर हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज हॉट सो हॉट। इसका मतलब क्या है? इट वॉज अ समर सीज़न, गर्मी का मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम। हॉट सो हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ पे दोस्तों दो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। एक तो है डायाकोपे और दूसरा है एसोनेंस। दोस्तों मैं आप लोगों को हिदायत दूंगी कि आप मेरे सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इनमें जो मैं फिगर्स ऑफ स्पीच एक बार बता दूंगी, हो सकता है मैं अगली बार जब वो फिगर ऑफ स्पीच आता है तो उसको मैं एक्सप्लेन ना करूं, ताकि हमारा समय बचे और हम टाइमली अपना सिलेबस पूरा कर सकें। हॉट सो हॉट, इसमें दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ओ साउंड रिपीट हो रही है। दोस्तों एक तो आपके होता है एसोनेंस और एक होता है कॉन्सोनेंस। यहाँ पे मैं आपको इनका फ़र्क बता देती हूँ। जब कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होती है तो उसे हम कॉन्सोनेंस बोलते हैं, और जब वोवल साउंड की रिपीटिशन होती है तो वहाँ हम एसोनेंस बोलते हैं। दोस्तों मैं ये मान के चल रही हूँ कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रही हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इसे पहले से पढ़ चुके हों, लेकिन आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आप और अधिक अच्छे से समझ पाएंगे इनको। तो एसोनेंस का मतलब है वोवल का रिपीटिशन और कॉन्सोनेंस का मतलब है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन। तो यहाँ पे जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है ओ साउंड रिपीट हो रही है और ओ जो है वो एक वोवल है, इसलिए यहाँ पे एसोनेंस है। और यदि हम बात करते हैं डायाकोपे, ये फिगर ऑफ स्पीच डायाकोपे हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो, इसे ना पूछे, लेकिन ये आपके ऑप्शंस में आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच तो एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर लाइन में कोई ना कोई फिगर ऑफ स्पीच अवश्य मिलेगा, लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनमें से मैं एक भी डिटेल नहीं छोड़ूंगी। हॉट सो हॉट, जब किसी सिचुएशन को बहुत अधिक तीव्रता के साथ उस पर बहुत अधिक बल लगाकर उसका दोबारा यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर डायाकोपे होता है। जैसे हॉट सो हॉट, इट वॉज हॉट, गर्मी थी, सो हॉट, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ गर्मी की तीक्ष्णता दिखाने के लिए हॉट सो हॉट ये वाला वर्ड जो यूज़ किया है इन्होंने, इसलिए यहाँ पे डायाकोपे है। आप इस पोएम को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। इट वॉज हॉट सो हॉट, दैट मीन्स it was summer season and it was very hot that day before the eunuchs came. The eunuchs came there in a local street. This is the scene of a local street. Please imagine this scene in your minds. आप अपने अपने माइंड में इस सीन को पिक्चराइज कीजिए कि बहुत गर्मी का सीन है और यूनक्स यानी जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो वहाँ पर आए हैं टू डांस। क्यों आए हैं वे? Why they have appeared there to dance? They have come there to earn their livelihood through dancing. क्योंकि वो डांस करके ही अपनी आजीविका चलाते हैं। उन्होंने क्या पहना हुआ है? वाइट स्कर्ट्स। they all have worn white skirts. बड़ी बड़ी खुली खुली स्कर्ट्स डाली हुई हैं उन्होंने। राउंड एंड दे आर टेकिंग राउंड्स। वो डांस कर रही हैं और वहाँ पे जब वो
चक्कर लगा रही हैं, तो उनकी जो स्कर्ट है वो भी साथ साथ गोल गोल घूम रही है, उसकी भी राउंड शेप में घूम रही है वो। सिंबल्स रिचली क्लैशिंग। अब दोस्तों यहाँ पे जो सिंबल्स है, सिंबल्स का मतलब होता है मंजीरे। रिचली क्लैशिंग, उनमें से कुछ एक ट्रांसजेंडर्स हैं, कुछ एक यूनक्स हैं जो कि बहुत तेज़ तेज़ रिचली क्लैशिंग, बहुत तेज़ तेज़ मंजीरे बजा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जो क्लैशिंग साउंड है, यहाँ पे हमें एक और फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलता है और वो है ओनोमेटोपोइया। इसका मतलब है जब भी किसी सिचुएशन को उससे रिलेटेड किसी साउंड वर्ड के साथ प्रोड्यूस किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो वहाँ पे ओनोमेटोपोइया होता है। जैसे रिचली क्लैशिंग, सिंबल्स की क्या आवाज़ होती है? क्लैशिंग होती है। एंड एंकलेट्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग। दोस्तों यहाँ जिंगलिंग 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 है, ये भी एक साउंड होती है, जिंगल साउंड। तो यहाँ पर भी ओनोमेटोपोइया देखने को मिलता है आपको। तो जो सिंबल्स हैं, जो मंजीरे हैं, वो बहुत तेज़ तेज़ बजाए जा रहे हैं और उनकी क्लैश की आवाज़ चल रही है। दोस्तों यहाँ पर कमला दास ने मंजीरों का यानी सिंबल्स का प्रयोग जानबूझकर, बहुत सोच समझकर किया है, क्योंकि मंजीरे किसी भी प्रकार से मेलोडियस ध्वनि प्रदर्शित नहीं करते हैं। मंजीरों की ध्वनि बहुत तेज कर्णकटु होती है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने मंजीरों का प्रयोग किया है कि उनका जो डांस है उसमें कोई भी मेलोडी नहीं है। एंड एंकलेट्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग। द यूनक्स हैव वॉर्न एंकलेट्स इन देयर फीट। उन्होंने अपने पैरों में पाजेब डाल रखी है और ये इस पाजेब से उनकी जनकार की आवाज़ आ रही है, जिंगल जिंगलिंग साउंड आ रही है। बीनीथ द फियरी गुलमोहर। और अब ये सब कहाँ पर हो रहा है दोस्तों? ये महत्वपूर्ण बात है, आपको याद करनी है कि ये उनका जो डांस है वो कहाँ कर रहे हैं। दे आर डांसिंग अंडर द गुलमोहर ट्री। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे फियरी गुलमोहर लिखा हुआ है। आप में से बहुत लोगों ने गुलमोहर ट्री देखा होगा। गुलमोहर ट्री के ऊपर रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं और वह एक बहुत ही खूबसूरत ट्री होता है। लेकिन यहाँ पर गुलमोहर को भी फियरी मतलब आग लगाने वाला बताया गया है, जैसे उसके रेड कलर के फ्लावर से भी आग निकल रही है। इतनी ज़्यादा तीक्ष्ण गर्मी में वे सभी यूनक्स वहाँ पे इकट्ठे होकर डांस कर रहे हैं ताकि उनको कुछ पैसे मिल जाए, उनकी आजीविका चल जाए। दोस्तों यहाँ फियरी गुलमोहर में भी एक फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलेगा और उसका नाम है डिसफेमिज्म। स्पेलिंग है DYSPHEMISM। दोस्तों ये यूफेमिज्म का उल्टा होता है। यूफेमिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं वापस बता देती हूँ। यूफेमिज्म की स्पेलिंग है EUPHEMISM। यानी जब किसी भी अप्रिय लगने वाली बात को किसी अच्छी बात के साथ जोड़कर उसे इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है कि वह उतनी बुरी नहीं लगती जितनी की बुरी वह है, तो वहाँ पे हम यूफेमिज्म कहते हैं। और जब किसी बहुत अच्छी चीज़ को जब हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि वह उतनी अच्छी ना लगे जितनी की वह है, यानी वह खराब लगे, उसकी इमेज हमारे सामने खराब प्रदर्शित हो, तो उसे हम डिसफेमिज्म कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलमोहर ट्री बहुत सुंदर होता है और उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने गुलमोहर ट्री को भी फियरी बताया है, यानी उसको एक अप्रिय शब्द के साथ उन्होंने प्रदर्शित किया है, इसलिए यहाँ पे डिसफेमिज्म है। आप इसे ध्यान रखिएगा। विद लॉन्ग ब्रेड्स, ब्रेड्स यानी चोटियाँ, उनकी प्लेट्स, उन्होंने लंबी लंबी प्लेट्स बनाई हुई हैं, लंबी लंबी चोटियाँ बनाई हुई हैं उन सभी ने। फ्लाइंग, और उनकी जो चोटियां हैं जब वो गोल गोल घूम रही हैं और डांस कर रही हैं, ऐसे लग रहा है कि उनकी चोटियां भी उड़ रही हैं हवा में। डार्क आइज़ फ्लैशिंग। अब दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसे ध्यान रखिएगा कि डार्क आइज़ फ्लैशिंग, उनकी जो काली आँखें हैं वो फ्लैश कर रही हैं, चमक रही हैं। आप दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी काली चीज़ नहीं चमकती है, चीज़ वही फ्लैश करती है जिसमें शाइनिंग होती है या फिर जो वाइट बैकग्राउंड लिए हुए होती है। यहाँ पे काली आंखें कहने का मतलब है कि उनकी जो भद्दी आंखें हैं वो फ्लैश कर रही हैं, चमक रही हैं। यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच है और उसका नाम है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन दोस्तों हम कब यूज़ करते हैं? जब एक ही लाइन में आपको दो विपरीत शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। जैसे
आईज कैसी हैं, डार्क हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं काली चीज़ चमकती नहीं है, लेकिन यहाँ पे काली चीज़ को चमकते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरोन है। दे डेंस्ड एंड दे डांस। दोस्तों यहाँ पर कमला दास ने उन यूनक्स का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। दे डेंस्ड, वो इसका मतलब क्या है, वो नाच रहे थे। एंड दे डांस, और वे अभी भी नाच रहे हैं, मतलब कि वो बहुत समय से डांस कर रहे हैं वे यूनक्स। ओह दे डांस्ड टिल दे ब्लेड, और वो तब तक डांस करते रहे जब तक कि उनके पाँव से ब्लीडिंग ना होने लगी। यहाँ पर कमला दास एक और विषय वस्तु की तरफ इशारा करना चाहती हैं कि हालांकि वे यूनक्स अपनी पूरी मेहनत से इतना डांस किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो ऑडियंस है, वो कोई उन पर ध्यान नहीं दे रही हैं, और फिर भी वे अपनी आजीविका कमाने के लिए लगातार डांस कर रहे हैं। वो कई घंटों से डांस कर रहे हैं। देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स, उनकी चीक्स के ऊपर, उनके गालों के ऊपर ग्रीन कलर के टैटूज बने हुए हैं। जैस्मीन्स इन देयर हेयर, जैस्मीन फ्लावर्स लगा रखे हैं उन्होंने अपने बालों में। यह इस एक बात की ओर इंगित करता है कि जो यूनक्स होते हैं उनकी बॉडी किसी को भी अट्रैक्टिव नहीं लगती है, और लोगों की नज़र में जो कुछ भी उनमें देखने लायक है वो उनका चेहरा ही होता है। इसीलिए वो अपने चेहरे को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपनी गालों पर ग्रीन कलर के टैटूज़ बना रखे हैं, ताकि लोग उनसे अट्रैक्ट होके उनका डांस देखें और उन्हें अपने गुजर बसर करने के लिए कुछ पैसे मिल सकें। सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर। जो यूनक्स वहाँ डांस कर रही थी उनमें से कुछ एक बहुत अधिक काले रंग की थी और कुछ एक फेयर थी। सम ऑफ द यूनक्स वर फेयर वाइल अदर्स वर डार्क इन देयर कॉम्प्लेक्शन। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो काली हैं या गोरी हैं, वो कैसी दिखती हैं, क्योंकि जो स्पेक्टेटर्स हैं उनकी नज़र में उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो इस चीज़ की परवाह ही नहीं करते कि वो काली हैं, खूबसूरत हैं या कैसी दिखती हैं। देयर वॉइसेस वर हार्श। अब उनकी जो वॉइस है वो बहुत ही हार्श थी। हार्श यानी कठोर थी, सॉफ्ट नहीं थी, मैनली वॉइस थी उनकी काफ़ी। और वो जो डांस करते करते गाने गा रही हैं वो काफ़ी उदासी भरे हैं, काफ़ी डिप्रेसिंग सॉन्ग्स गा रही हैं वो। दे सैंग ऑफ लवर्स डाइंग एंड और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न। तो दोस्तों यहाँ हमें उनके गाने के बारे में पता चल रहा है कि व्हाट सॉन्ग्स वर दे सिंगिंग, कि कौन से गाने गा रहे थे वो। लवर्स डाइंग एंड और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न। यहाँ पे दोस्तों पोएटस एक सामाजिक विकृति की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं कि आजकल के समाज में ऐसी विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिसकी वजह से नाजायज़ बच्चे जन्म लेते हैं, और जो लवर्स हैं उनको मरना पड़ता है, वो सुसाइड कर लेते हैं, या फिर उनके जो अजन्मे बच्चे होते हैं वो उनको गर्भ में ही मार देते हैं। दोस्तों यहाँ पर कमला दास ने जो एंड और लिखा है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि एंड या और हमने कभी भी एक साथ नहीं देखा होगा। हम हमेशा एंड और का अलग अलग शब्दों में यूज़ करते हैं। लवर्स डाइंग एंड, यदि हम इसको एंड के साथ पढ़ते हैं, लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, मीन्स जो बच्चे गर्भ में ही मार दिए जाते हैं और उन्हें जन्म नहीं लेने दिया जाता, और जो लवर्स हैं वो मर जाते हैं क्योंकि वो उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब आगे कुछ हो नहीं सकता, उन्हें कुछ भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती, अपने रिश्ते को वो नाम नहीं दे पाते, इसलिए वो आत्महत्या जैसा पाप कर लेते हैं। और यदि हम इसको और के साथ पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों के बारे में पता चलता है कि या तो जो लवर्स हैं वो मर जाते हैं क्योंकि उन्हें इसके अलावा कोई और चारा दिखाई नहीं देता, और इसलिए भी क्योंकि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाते, और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, और या फिर गर्भ में उन बच्चों को मार के वो अपना जीवन यापन करते हैं। सम बीट देयर ड्रम्स। दोस्तों मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि इस पोएम में दो तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया गया है। एक तो सिम्बल्स जो पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरा है ड्रम्स। कुछ लोग ड्रम बीट कर रहे हैं, उनमें से ड्रम बजा रहे हैं, और अदर्स बीट देयर सॉरी ब्रेस्ट, और उनमें से कुछ लोग अपनी सॉरी ब्रेस्ट को पीट रहे हैं, मतलब वो धिक्कार रहे हैं खुद को, उनको इतने तकलीफ़ हो रही है कि हमको भगवान ने ऐसी बॉडी क्यों दी है। दोस्तों यहाँ पे ब्रेस्ट वर्ड के यूज़ से
हमें कमला दास ये बता देती हैं कि वो सभी एक फ़ीमेल अपीयरेंस रखते हैं, लेकिन जो यूनक्स हैं वो फीमेल जैसे दिखने के बावजूद भी लोग उन्हें फ़ीमेल कंसिडर नहीं करते हैं, और इसीलिए वो अपनी ब्रेस्ट को बार बार पीटते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया है। एंड वेल्ड, वेल्ड का मतलब है क्राई, रोना, और राइद्र, राइद्र का मतलब भी है क्राई इन पेन, दर्द से चिल्लाना, रोना। उनके मन के अंदर इतना दर्द है कि वो अपने ब्रेस्ट को पीट पीट कर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं इन वेकेंट एक्सटेसी। अब दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण बात है, वेकेंट एक्सटेसी। दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीमोरोन है। ऑक्सीमोरोन मैंने आपको बताया था कि जब दो विरोधाभास वाले शब्दों को एक साथ रखा जाता है एक ही सेंटेंस में तो वहाँ ऑक्सीमोरोन होता है। इन वेकेंट एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब क्या होता है? एक्सटेसी का मतलब होता है एक्सट्रीम प्लेजर, जो सुप्रीम प्लेजर है, बहुत परमानेंट, जो सबसे बड़ी खुशी है। दोस्तों यहाँ कमला दास हमें बताना चाहती है कि बेशक चाहे मैरिज वाली खुशी हो या चाइल्ड प्रोड्यूस करने वाली खुशी हो या फिर सेक्सुअल प्लेजर हो, वे यूनक्स इन सभी खुशियों से महरूम हैं। यहाँ पे कमला दास खुद भी यह बताना चाहती है कि वह भी अभी तक खुद कोई चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाई है, उसे भी कोई सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिला है और उसकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं रही है। तो जो ये परमानंद वाली खुशियाँ हैं ये वैकेंट हैं, वैकेंट यानी एम्प्टी, उनके लिए इन खुशियों का कोई भी मतलब नहीं है। बेशक उनके पास ब्रेस्ट्स हैं, वो उनसे कोई भी सेक्सुअल प्लेजर गेन नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही गूढ़ अर्थ लिया है कमला दास ने, खुद की कंपैरिजन उनके साथ करके। कमला दास यहाँ यह बताना चाहती है कि जिस तरह ट्रांसजेंडर्स को बहुत ही निचले दर्जे का माना जाता है हमारे समाज में, इसी तरह विमेन को भी बहुत अच्छे स्थान पर नहीं रखा जाता, उन्हें भी ट्रांसजेंडर्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जैसे कि उसके खुद के जीवन में कोई भी खुशी उसे इन जो एक्सटेसी वाली परमानंद वाली खुशियां हैं, जो सबसे बड़ी खुशियां हैं, वो उन्हें हासिल नहीं कर पाई है, इसीलिए वह अपनी कंपैरिजन इनके साथ करती है। दे वर थिन इन लिम्स एंड ड्राई। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है यूनक्स का कमला दास ने। उनके जो लिम्स हैं, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो उनके हाथ पैर हैं, वो बहुत ही पतले हैं, एंड ड्राई, वो बहुत ही सूखे हुए हैं, उन पर कोई भी मॉइस्चर नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही गरीबी की हालत में जी रहे हैं, रहने खाने पीने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके जो हाथ हैं वो इतने सूखे हैं, इतनी जर्जर अवस्था में हैं, लाइक हाफ बर्न्ट लॉग्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स। जो फ्यूनरल पायर्स यानी जो चिता होती है, मरने के बाद जो अंतिम संस्कार करने के बाद जो चिता होती है, उसकी जली हुई लकड़ियों के समान। जब वो लकड़ियाँ जल जाती हैं, कितनी पतली और कितनी ड्राई, कितनी रूखी हो जाती हैं, कितनी खुश्क हो जाती हैं, वो वैसे ही पतले और सूखे हुए उनके हाथ हैं। उनके हाथ चिता की लकड़ियों के समान बहुत ही सूखे और बेजान थे। अ ड्राउट एंड अ रोटननेस इन ईच ऑफ देम। उन सभी को देखकर ऐसा लगता है उन सभी के अंदर सूखा पड़ गया हो, एक ड्राउट पड़ गया हो। यहाँ कमला दास के द्वारा ड्राउट लिखने का मतलब यह है कि देयर वॉज नॉट अ सिंगल मोमेंट ऑफ जॉय इन देयर लाइफ, दे हैड सीन नो हैप्पीनेस इन देयर लाइव्स एंड अ रोटननेस। जिस तरह से कोई ज़मीन होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, बंजर बन जाती है, ऐसे ही उनके जीवन में भी देयर वॉज नो होप, देयर वॉज नॉट अ सिंगल रे ऑफ होप। उनको आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती है कि आगे उनके साथ जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। उनको देखकर ऐसा आभास होता है कि उनका पूरा जीवन सूखाग्रस्त हो गया है, उनका पूरे जीवन में ड्राउट पड़ गया है। इन ईच ऑफ देम, उन सभी की यही स्थिति है। इवन द क्रोज वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज। दोस्तों यहाँ आप देखिएगा, जो क्रोज है, क्रोज की उपमा कमला दास ने क्यों दी है? वो क्रोज के अलावा कोई और पक्षी भी ले सकती थी, लेकिन हम सभी क्रोज को इल लक का, इल ओमेन का, बैड ओमेन का प्रतीक मानते हैं, उनको एक अपशकुन मानते हैं। इसीलिए जो क्रोज हैं वो भी उनका डांस देखते हुए
पेड़ों के ऊपर शांत बैठे हैं, वो भी नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। अदरवाइज़ हमने कभी भी कौवों को शांत बैठे नहीं देखा है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि वो बोलते हैं कि क्यों कौवे की तरह काँव काँव कर रहे हो, क्योंकि कौवे कभी भी चुप रहते नहीं है। लेकिन वो यूनक्स का डांस देख देख के उनके पैरों में खून चल रहा है, उनकी पूरी बॉडी में इतनी ज़्यादा ड्राइनेस है, इतनी खुश्क है उनकी पूरी बॉडीज़, और उनको देख के जो कौवे हैं वो भी शांत बैठे। उन्हें लगता है कि कोई हमसे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है इस अर्थ के ऊपर। आज उन्हें ये एहसास हो गया है कि कोई हमसे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जी रहा है, और वो ये यूनक्स हैं। हम कौवे होकर भी उनसे अच्छा जीवन जी रहे हैं। एंड द चिल्ड्रन वाइड आइड स्टिल, और जो चिल्ड्रन हैं वहाँ पे जो बच्चे थे वो अपनी आंखें बड़ी कर कर के उनको देख रहे हैं कि हमने एज इफ़ दे हैव सीन एनी एलियन, जैसे उन्होंने किसी एलियन को देख लिया हो कि ये पता नहीं कौन से ग्रह के प्राणी यहाँ पर आ गए हैं। एंड स्टिल वो एक टक उनको देख रहे हैं। दे आर स्टेरिंग एट दोज क्रीचर्स। क्रीचर्स का मतलब यहाँ पर यूनक्स ही है। ऑल वर वॉचिंग दीज पुअर क्रीचर्स कन्वल्जन्स, और जितनी भी ऑडियंस थी, जितने भी स्पेक्टेटर्स थे, वो उन पुअर क्रीचर्स, उन गरीब बेचारे जो क्रीचर्स हैं, जो यूनक्स हैं, उनकी कन्वल्जन्स को देख रहे हैं। कन्वल्जन का मतलब होता है, जैसे मान लो हमारे कभी पेट में दर्द होता है तो हमारे पेट में हम कहते हैं ना कन्वल्जन पड़ रहे हैं, मरोड़ उठ रही है। तो ऐसे ही वो भी अपने, उनको पैरों में दर्द हुए जा रहा है और कई घंटों से वो लगातार डांस किए जा रहे हैं। तो उनके बहुत ही मजबूरी में वो डांस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके मन में उनके लिए कोई भी सिंपैथी नहीं है। वो कोई भी उनके लिए कोई भी करुणा शो नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई भी दया नहीं आ रही है उन पर। और इसी दौरान द स्काई क्रैकल्ड, यहाँ पर ओनोमेटोपो ये है थंडर केम एंड लाइटनिंग। आकाश से बहुत तेज़ गड़गड़ाने की आवाज़ होती है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है और बिजली चमकने लगती है। लाइटनिंग यानी बिजली चमकने लगती है। एंड रेन, अ मीगर रेन, और बारिश होने लगती है। और जब बारिश होने लगती है तो सभी लोग, जितने भी स्पेक्टेटर्स थे, बच्चे थे, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं बिना उनको कुछ भी पैसे दिए। और जबकि ये बहुत ही मीगर रेन, बहुत ही थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इस बारिश से उनको कोई खुशी नहीं मिली। तमाम दुनिया भर के लोग बारिश आने से खुश होते हैं, लेकिन इतनी अधिक मेहनत करने के बावजूद हल्की सी बारिश आने से ही सब लोग अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं और वे यूनक्स वहीं डांस करते हुए ही रह जाते हैं। ये क्योंकि लास्ट लाइन थी इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है, साइड में स्पेस नहीं छोड़ा। एंड रेन, अ मीगर रेन, और उसी टाइम बारिश होने लग जाती है। हालांकि थोड़ी सी बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश नहीं होती है। दैट स्मेल्ट ऑफ डस्ट इन एटिक्स। एटिक्स दोस्तों आपको पता होगा, जो घर में दछुत्ती होती है। अक्सर पुराने घरों में आपने देखा होगा दरवाजे के ऊपर एक दछुत्ती बना देते थे, जिसके अंदर पुराना सामान रख देते थे, घर का कबाड़ रख देते थे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एटिक क्या होती है। जो दरवाजे के ऊपर या फिर हमारे घरों में ऊपर की तरफ जो दछुत्ती बना दी जाती थी, जिसके ऊपर पुराना सामान या साल में कोई एक आध बार काम आने वाला सामान रखा जाता था, वो आजकल के घरों में तो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वो एटिक्स के ऊपर जो धूल है, उस धूल की स्मेल बारिश में आ रही है, और उसके साथ ही उसमें और कौन सी स्मेल है, एंड द यूरिन ऑफ लिजर्ड्स एंड माइस। इसके अलावा उस दछुत्ती के ऊपर, एटिक के ऊपर लिजर्ड्स और जो माइस हैं, चूहे और छिपकलियों के जो यूरिन है, उसकी स्मेल भी उसके अंदर मिल गई है, और जिसकी वजह से वह बारिश की जो स्मेल है वो बहुत ही अजीब और बहुत ही गंदी स्मेल दे रही है। फ्रॉम समर इन कैलकाटा, आप ये बात याद रखेंगे कि यह पोएम समर इन कैलकाटा नाम के उनके कलेक्शन से ली गई है। तो दोस्तों यहाँ हमारी ये पोएम ख़त्म हो जाती है। इसका लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। इस पोएम का मैं एक बार आपको और ब्रीफ दे देती हूँ कि स्टार्टिंग में जो यूनक्स हैं वो गुलमोहर ट्री के नीचे आके डांस करने लगते हैं। गुलमोहर ट्री हालांकि बहुत ही रेड कलर के और सुंदर से फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही प्लीजिंग लगता है उसको देखकर, लेकिन
उसके बावजूद जो यूनक्स हैं उनके लिए वह गुलमोहर ट्री फियरी है, आग लगाने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही गर्मी का मौसम है। और जो यूनक्स हैं उन्होंने अपने बालों में जैस्मिन फ्लावर्स लगा रखे हैं, उनके चीक्स के ऊपर ग्रीन कलर के टैटूज़ बने हुए हैं और उन्होंने अपने पैरों में एंकलेट्स डाली हुई हैं जिनसे जिंगलिंग जिंगलिंग साउंड आ रही है। कुछ एक यूनक्स हैं जो सिंबल्स बजा रहे हैं, कुछ एक यूनक्स हैं जो कि ड्रम्स बजा रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने सॉरी ब्रेस्ट को पीट रहे हैं बार बार, क्योंकि उन्हें अपने जीवन पर बहुत पछतावा हो रहा है कि हमने एक यूनक के रूप में जन्म क्यों लिया है। उनके जीवन में दोस्तों कोई भी खुशी नहीं है, वह बहुत ही अभावपूर्ण जीवन जीते हैं। ना उनके पास रहने को घर होता है, ना अच्छे कपड़े होते हैं और ना ही उन पर कोई दया दिखाता है, ना ही कोई उनकी मदद करता है। सिर्फ डांस करना ही उनके जीविकोपार्जन का साधन है और वो डांस करते हैं, कई घंटों से लगातार डांस करते जा रहे हैं और वो इतना डांस कर रहे हैं कि उनके पाँव में ब्लीडिंग होने लगी है। लेकिन फिर भी वहाँ उपस्थित जो लोग हैं वो उनको ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे उनको मन में उनके लिए कोई भी सिंपैथी नहीं है, कोई भी सहानुभूति नहीं है और वो उनको बिना कुछ दिए वहाँ से चले जाते हैं। जो बच्चे हैं उनके दृष्टिकोण की हम यदि बात करते हैं तो बच्चे भी उनको इस तरीके से देखते हैं, ऐसे स्टेयर अप करते हैं जैसे कि उन्होंने कोई बहुत ही बिज़ार साइट देख ली हो, बहुत ही अजीब दृश्य देख लिया हो उन्होंने। जब वो डांस कर रहे होते हैं तो वो उनका डांस देखकर कौवे भी स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं कि हमसे भी दुर्भाग्यपूर्ण लोग इस धरती पर रह रहे हैं और वे दुर्भाग्यपूर्ण लोग और कोई नहीं, ये यूनक्स ही हैं। यहाँ पर कमला दास अपनी कंपैरिजन उन यूनक्स के साथ करती है क्योंकि वह भी उनकी तरह बैरन है, वह भी उनकी तरह चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाई है, उसे भी उनकी तरह ही कोई भी सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिला है और ना ही उसने मैरिड लाइफ का कोई सुख देखा है। और इसी तरह बिना किसी उम्मीद की किरण के यह पोएम ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे कमला दास यह बताना चाहती है कि उसके भी जीवन में कोई भी आशा की किरण नहीं बची है और इसी तरह ये यूनक्स भी हमेशा अभावपूर्ण और दुखपूर्ण जीवन ही जीने वाले हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आज ये हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। इसकी नेक्स्ट वॉल्यूम में आरपीएससी से आज तक के पूछे गए इस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रश्नों को करेंगे। और आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है और मुझे लगता है कि मेरे प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप मेरे इस नोबल कॉज में मेरी सहायता करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।